नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने आखिर अपनी खनन नीति में बदलाव कर दिया है। लंबे समय से धामी सरकार इस जद्दोजहद में लगी हुई थी और ये माना जा रहा था कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तराखंड सरकार खनन के संदर्भ में कर सकती है। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें नई खनन नीति पर आखिर मुहर लग गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस नई खनन नीति से फायदा किसको होगा और नुकसान में कौन जाएगा। वास्तव में जाहिर सी बात है कि सरकार ने फायदे की तो बात की है, वो सरकारी खजाने को भरने की बात की है। सरकारी खजाने में इजाफा हो, इसके लिए ही पॉलिसी में बदलाव किया गया है। लेकिन क्या वास्तव में सरकारी खजाना भरेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम इसका आगे विश्लेषण लगातार करते रहेंगे, लेकिन आप सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे हम बात करने जा रहे हैं खनन नीति की। उत्तराखंड सरकार की खनन नीति में बदलाव हो गया है। किसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका हम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड सरकार को 450 करोड़ रुपए सालाना खनन के कारोबार से मिलता था। सरकार यह दावा करती है कि नई खनन नीति से कम 100 करोड़ रुपए का खजाना और भरेगा। यानी अगर 450 करोड़ रुपए सरकार कमाती थी खनन से, तो अगले वित्तीय वर्ष में सरकार 550 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के मुहाने पर खड़ी उत्तराखंड सरकार ने आखिर आचार संहिता लगने से 1 महीने या 2 महीने पहले ही इस खनन नीति में बदलाव क्यों किया है। कई वैज्ञानिक, कई एक्सपर्ट इस पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सीधा सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले इस सरकार ने खनन नीति में क्यों परिवर्तन किया है और वास्तव में क्या सरकारी खजाना भर पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खनन नीति क्या है, इसको मैं समझाने की अभी कोशिश करता हूं। एक खनन होता है जो नदियों से उठाया जाता है माल, जिसमें रोड़ी, पत्थर, बजरी, रेता सभी कुछ होता है और उसका फिर स्क्रीन किया जाता है, उसकी छटाई की जाती है, अलग अलग ग्रेड का माल तैयार किया जाता है। स्क्रीनिंग प्लांट लगाने के लिए पहले एक दूरी निर्धारित की हुई थी। अब हम बताते हैं कि वास्तव में खनन नीति पहले क्या थी और उस खनन नीति में क्या बदलाव राज्य सरकार ने किए हैं। क्रशर, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द यह है उत्तराखंड के संदर्भ में। स्टोन क्रशर, स्टोन क्रशर आमतौर पर नदियों के किनारे लगाए जाते हैं। उन नदियों के किनारे लगते हैं जहां पर खनन होता है। 2 प्रकार की पॉलिसी सरकार ने बनाई हुई है। एक विशेष प्रकार की नीति पहाड़ों के संदर्भ में बनी हुई है और एक विशेष प्रकार की नीति मैदानी क्षेत्र के लिए बनी हुई है। उसकी परिभाषाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। मैदानी इलाके में अगर स्टोन क्रशर लगता था तो पहले 250 मीटर की दूरी पर वो स्टोन क्रशर लगाना होता था, जिसे अब सरकार ने थोड़ी छूट दे दी है। यानी स्टोन क्रशर अब सिर्फ 50 मीटर दूर ही लग सकता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी फैसला है उत्तराखंड सरकार का। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन राज्य सरकार ने किया है, बरसाती नदी। उत्तराखंड में ज्यादातर नदियां बरसाती ही हैं, जिनमें खनन की अच्छी खासी संभावनाएं राज्य सरकार ने तलाशी हैं, पहले भी तलाशती रही हैं और इस सरकार ने थोड़ी संभावनाओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बरसाती नदी के लिए अब यह दूरी सिर्फ 25 मीटर की रह गई है। यानी बरसाती नदी के 25 मीटर के दायरे में ही स्टोन क्रशर लग सकता है। अब मैदानी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मैदानी क्षेत्र में पहले नदी से 1 किलोमीटर की दूरी तक ही स्टोन क्रशर लग सकता था। सरकार ने अब इसमें रियायत दे दी है मैदानी क्षेत्रों में भी, और बरसात और 500 मीटर की दूरी पर ही अब यह स्टोन क्रशर लग सकता है। यानी जो पहले स्टोन क्रशर 1 किलोमीटर के दायरे में लगता था नदी के, अब वो 500 मीटर के दायरे में लगेगा। यानी नदी तट के थोड़ा पास जाकर खनन हो सकेगा। बरसाती नदी के लिए भी सरकार ने परिवर्तन किया है। मैदानी क्षेत्रों में जो पहले नदी से 500 मीटर की दूरी पर
स्टोन क्रशर लगा करता था, अब वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही स्टोन क्रशर लगेगा। यानी जो खनन का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके मजे आ गए हैं, वो अब नदी में जाकर भी खनन कर सकते हैं, स्टोन क्रशर लगा सकते हैं। नदी का जो किनारा होता है उसको रिवर बैंक कहा जाता है और उसको आमतौर पर सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि पहाड़ों से जब पानी बहकर नदी में आता है तो वो कभी भी अपना दायरा बढ़ा लेता है और वो उस क्षेत्र में फैलता है। लेकिन सरकार ने यह माना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब कोई भी कारोबारी सीधा नदी तट पर जाकर खनन कर सकता है, स्टोन क्रशर लगा सकता है। यानी नदी की क्या जरूरत है उसको ध्यान में कम रखा गया है, आम आदमी की क्या जरूरत है, खनन करने वाले कारोबारियों की क्या जरूरत है, सरकार की क्या जरूरत है, इसको ध्यान में थोड़ा ज्यादा रखा गया है। अब हम ये इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो सीमा नदी की होती थी उस सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, यानी जो खनन करने वाले लोग हैं अब नदी की सीमा में अतिक्रमण करके वहां पर खनन कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जिस नदी को बचाने की कोशिशें, जिस नदी को बचाने की मुहिम लगातार चलती रही हैं, उन्हीं नदियों का सीना चीरने की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने की है। किनके दबाव में सरकार ने यह तैयारी की है, किनके दबाव में पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और क्या वास्तव में इसका फायदा राज्य सरकार को होगा, यह बड़ा सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। एक और बात हमने पूछी, कई लोगों से पूछी, कई एक्सपर्ट से पूछी। जो खनन नीति में बदलाव हुआ है उसको एक्सपर्ट्स अवैज्ञानिक बता रहे हैं, यानी जो खनन नीति अब लागू की जा रही है वो अवैज्ञानिक है। यानी नदी के तट पर ही अगर खनन होना शुरू हो जाएगा, स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर नदी के तट पर ही लगने शुरू हो जाएंगे, तो उससे वास्तव में नदियों को नुकसान होगा। उन नदियों को नुकसान होगा जो वास्तव में जल देती हैं। एक बड़ी आबादी का भरण पोषण उस नदी के द्वारा ही होता है। नदी बचाने के लिए कई प्रकार की मुहिम चल रही है, कई बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन खनन का कारोबार ऐसा है कि वो तमाम योजनाओं पर भारी पड़ता है। वो राज्य सरकार का खजाना भी भरता है और कई दूसरे बड़े कारोबारियों के कारोबार को बढ़ाने में मदद भी करता है। हजारों लोगों का रोजगार खनन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आखिर फायदा किसको ज्यादा होगा। आप टिप्पणी जरूर कीजिएगा किसे फायदा ज्यादा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब बारिश होती है, मॉनसून के दौरान की बारिश में हमने पुलों के ध्वस्त होने को देखा और अक्टूबर महीने की बारिश में भी हमने उत्तराखंड के कई हिस्सों में तबाही को देखा। कोटद्वार में एक पुल ढहा था, हल्द्वानी क्षेत्र में एक पुल ढहा है, ऋषिकेश देहरादून के बीच में रानी पोखरी क्षेत्र में भी एक पुल हाल में ही ढह गया था। ये पुल इसलिए ढहे थे क्योंकि इन पुलों को जहां पर खड़ा किया गया था, जो पिलर लगाए गए थे, उसके इर्द गिर्द अच्छा खासा खनन हो चुका था। जब खनन होता है तो उस पिलर को जो मजबूती प्रदान करती है आसपास की रेता बजरी, उसको हटा लिया जाता है और वो पिलर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और आखिर में इतना खुदान होता है कि वो पिलर खड़ा ही नहीं रह पाता क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। बहुत सामान्य सी बात में अगर कोई भी हम पोल गाड़ेंगे तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है। उस सपोर्ट को अगर खोदना हम शुरू कर देते हैं तो वो पिलर ढह जाएगा, वो पुल ढह जाएगा। और ऐसा हाल फिलहाल के वर्षों में ही उत्तराखंड में दिखाई दिया है। अगर ये पुल ढह जाते हैं तो इनसे कितना नुकसान होता है। तो सरकार ने क्या इस बात का आकलन किया है कि खनन करने से वास्तव में कौन कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनको नुकसान होता आया है, भविष्य में नुकसान हो सकता है, और अगर खजाना सरकार खनन के जरिए भरती है तो वही भरा हुआ खजाना क्या इन पुलों के दोबारा से बनाने में या ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में खर्च नहीं हो जाएगा। उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी और आम जनता को जो परेशानी होगी वो परेशानी तो सबके सामने आएगी ही। तो ये ऐसे पुलों के टूटने की भी कहानी है जो खनन की ही भेंट चढ़े हैं। लेकिन खनन उत्तराखंड में एक ऐसा विषय है
जिस पर हर सरकार आंखें गड़ाए रहती है। हर सरकार की कोशिश होती है कि किसी तरीके से वो खजाना भरे। खजाना किसका ज्यादा भरता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट लेकर हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे, लेकिन आप सभी सम्मानित दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।